नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संयम आप सभी के बीच एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। साथियों, हमारे आज का वीडियो तलाक से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि तलाक यदि आप लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं, इन दोनों केस में आप एक बार विचार लें। अपने परिवार को बचा सकते हैं, समेट सकते हैं तो ज़रूर समेटें, ज़रूर बचाएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वैसे जो भी निर्णय आएंगे जो तलाक से जुड़े होंगे या किसी भी तरह के वैसे चीज़ों से जुड़े होंगे जो आपसी पति पत्नी के संबंधों से संबंधित होंगे, तो उसे मैं अपडेट करते रहता हूं। तो शादी दोस्तों एक ऐसा समय होता है जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जीवन साथी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। शादी में एक कानूनी अनुबंध भी होता है। कभी कभी शादी कुछ जोड़ों के लिए काम नहीं करती है। हालांकि जीवन में हर दूसरी चीज की तरह शादी में भी सब कुछ हमेशा पक्का नहीं होता है, हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि जब एक व्यक्ति इससे बाहर निकलना चाहता है, तब भी वे कहीं ना कहीं कानूनी रूप से एक बाध्यता उसके चारों ओर उसे घेरे रहती है, जिसमें उसे अपने पत्नी को या फिर कहें कि उनका हर एक तरह का देखभाल जो होता है उन्हें करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि यदि आप तलाक दे रहे हैं या तलाक ले रहे हैं तो आप इस पर विचार जरूर कर लें। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डाइवोर्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, यह एक तरह का कानूनी कार्रवाई है जिसके द्वारा विवाह की समाप्ति की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति शिकायत करता है डाइवोर्स के लिए तो उसको वैसे उनके मन के मुताबिक डाइवोर्स दिलवा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसके बहुत सारे नियम कानून हैं, आइए हम लोग उसको समझते हैं। इसका मतलब है कि आधिकारिक तौर पर आपकी शादी खत्म हो रही है। डाइवोर्स का मतलब ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे के जीवन से बाहर जाना चाहता है, तब भी उसके पास उसके साथी के जीवन की जिम्मेदारी बनी रहती है। डाइवोर्स का अर्थ यही है, आप उनके जीवन से बाहर चले गए, यहां तक सही है, लेकिन आपके ऊपर आपकी पत्नी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा कायम रहेगा। चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो किसी खर्च से संबंधित हो या घर में रहना हो, इन सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। भारत में तलाक की प्रक्रिया या तलाक लेने के जो नियम है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक तो है आपसी सहमति से और दूसरा है भारत में कंटेस्टेड तलाक। आइए इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपसी सहमति से तलाक। आपसी सहमति से तलाक तब दायर किया जा सकता है जब पति और पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। अब यहाँ पे टाइम आप ध्यान देंगे, 1 साल से पति या पत्नी अलग रह रहे हों तब आपसी सहमति से तलाक दायर किया जा सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी शादी को खत्म करने का निर्णय किया हो, यह भी जरूरी है कि वे आपस में यह समझौता कर बैठे हैं कि अब हम लोग को अलग ही रहना है। उन्हें दिखाना होगा कि 1 साल के दौरान वे पति पत्नी के रूप में नहीं रह पाए। अब यहाँ पे यह भी साबित करना पड़ता है कोर्ट के सामने। आपसी सहमति से तलाक तब होता है जब पति और पत्नी दोनों शांतिपूर्ण तरीके से विवाह को समाप्ति के लिए सहमत होते हैं। दूसरा मुख्य पहलू है जिसमें पति और पत्नी आम सहमति तक पहुंचना होता है। यह कह सकते हैं एक तरह का एलिमनी या मेंटेनेंस का मुद्दा है। कानून के अनुसार मेंटेनेंस की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था। यह किसी भी आंकड़े का हो सकता है। दूसरा मुद्दा बच्चे की कस्टडी का है। यह संयुक्त या सिर्फ एक व्यक्ति का भी हो सकता है, जो पति एवं पत्नी के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब है बच्चे को कौन रखेगा, ये अपनी आपसी सहमति की बात होती है। पति भी रख सकते हैं, पत्नी भी रह सकती है, अगर वे दोनों इस बात के लिए राजी हो जाए। अब तलाक को एक पारिवारिक न्यायालय या एक जिला अदालत में दायर किया जाता है। हिंदू विवाह की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक दायर किया जाता है। जब इसे अदालत में दायर किया जाता है तो आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए 6 महीने की अवधि दी जाती है। अगर न्यायालय देखता है कि इसे हल करना मुश्किल है तो इस अवधि में छूट दी जा सकती है। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव दायर किया जाता है और अदालत तलाक को पुष्टि दे देती है। अब आइए जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। अदालत द्वारा लगभग 18 से 24 महीने में तलाक की अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब है कि लगभग 2 साल या 1.5 से 2 साल तक। लेकिन पति पत्नी इस 18 महीने के अवधि के दौरान तलाक की याचिका को वापस भी ले सकते हैं और फिर अदालत द्वारा कोई तलाक नहीं दिया जाता है। उसके बाद तलाक की याचिका एक हलफनामे के रूप में होती है, जिसे परिवार द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। याचिका दायर करने और दोनों व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत उसे
जो भी मामला होता है उसको 6 महीने के लिए देखती है। कहने का तात्पर्य है कि अदालत आ जाता है उन दोनों व्यक्तियों का बयान, उसके बाद अदालत उस मामले को पूर्ण रूप से 6 महीने तक रेगुलर देखते रहती है। इस 6 महीने के बाद दोनों खुद को अदालत में पेश करते हैं और दूसरी गति की पुष्टि करते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी प्रक्रिया के लिए याचिका दाखिल करने की तारीख के बाद 6 महीने से 1 साल तक का समय अदालत फैसला देने में लगाती है और आपसी सहमति इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि याचिका दायर दोनों की सहमति पर ही किया गया हो। अब एक है दूसरा कि भारत में कंटेस्टेड तलाक क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आपको तलाक के लिए संघर्ष करना होगा। इसमें पति पत्नी एक समझौते पर या एक या अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी शादी को समाप्त करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। तलाक तब दायर किया जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक अपनी सहमति के बिना तलाक लेने का फैसला करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को। यह तलाक अदालत में वकील की मदद से दायर किया जाता है। फर्स्ट केस में था कि आपसी सहमति थी और हम लोग जिला अदालत में जाके दायर कर दिए, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, जिसको कंटेस्टेड तलाक नाम दिया जाता है, इसमें वकील माध्यम बनता है। अदालत दूसरे को तलाक का नोटिस भेजती है। कहने का मतलब है यह तलाक अदालत में वकील की मदद से दायर किया जाता है और अदालत दूसरे को तलाक का नोटिस भेजती है। मान लें पति को पत्नी को देना है तलाक, तो वह जाके नोटिस वकील के माध्यम से दायर कर देगा। अब कोर्ट क्या करेगी कि उस नोटिस को मतलब अपने थ्रू, अपने जो भी नियम कानून है उसके थ्रू पत्नी को नोटिस जो है कि भेजती है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है उसे हम लोग समझते हैं। तलाक में पहला कदम तलाक के लिए एक वकील को नियुक्त करना होता है इस वाले नियम में, जो उसके पक्ष में है और अदालत के सामने आपकी रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए वकील को तलाक की याचिका के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं। अब वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो व्यक्ति तलाक दे रहा है उसे अपना आयकर विवरण, जीवन साथी का विवरण प्रमाण, उनके व्यवसायों का विवरण, संपत्ति का जो भी स्वामित्व है, इन सारे कागजातों को वकील के माध्यम से अदालत में जमा करना होता है। एक बार जब आपकी तलाक की याचिका अदालत में दायर की जाती है तो न्यायालय पति या पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हैं। तलाक का नोटिस आपके जीवन साथी को भेजा जाएगा। यदि आप अपने पति या पत्नी का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं तो एक नोटिस स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाता है। आपको तलाक से आगे बढ़ने से पहले कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यदि आपका पति इस समय में जवाब नहीं देता है तो वह डिफॉल्टर के रूप में दर्ज हो जाता है। कहने का मतलब है कि मान ले कोर्ट नोटिस भेजी लेकिन वह नोटिस पति या पत्नी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसमें स्थानीय जो आपका जो भी लोकल जो संपत्ति का स्वामित्व का विवरण लिया गया है वहां के लोकल एरिया में समाचार पत्र में वह चीज प्रकाशित कर दिया जाता है। और तब भी अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपको एक तरह का डिफॉल्टर के रूप में दर्ज हो जाता है यह केस। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में तलाक से संबंधित अन्य बातों को भी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है जो जानना चाहिए, मेंटेनेंस। पत्नी खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए एक मेंटेनेंस याचिका दायर कर सकती है जब वह उसे आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम नहीं होती है। अब यहाँ पे जानना है कि यह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर किया जाता है कि अदालत पति के वेतन, उसके रहने के खर्च, उसके आश्रितों आदि जैसे मुद्दों पर विचार करने के बाद पत्नी का मेंटेनेंस तय करती है। अब यहाँ पे जो मोल भाव देखा जाता है कि इसमें किसी तरह का एक लाइन नहीं खींचा हुआ है कि इतना ही खर्च देना है, यह इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा कि जो भी याचिका दायर की गई थी उसमें आय का भी विवरण कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। अब दूसरा जो होता है चाइल्ड कस्टडी, मतलब कि चाइल्ड किसके कस्टडी में रहेगा। चाइल्ड कस्टडी की एक याचिका वकीलों में से किसी के द्वारा दायर की जा सकती है। अब अदालत बच्चे की उम्र के अनुसार कस्टडी प्रदान करती है और जो बच्चे के पक्ष में है उसे ही माना जाता है। अब जानेंगे कि साथ में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है वो कैसे होता है। जो भी खरीदी गई संपत्ति होती है उसका बंटवारा वकील की मदद से ही किया जाता है। और अन्य चीजों में अगर जानना है, यदि घरेलू हिंसा के मामले में तलाक की याचिका दायर की गई, कहने का मतलब है कि पत्नी पति के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकती है। पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और शिकायत के वास्तविक होने पर
पति के खिलाफ अगला आपराधिक जो मुकदमा होगा वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि न्यू गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि एक तरह से पति को तंग करने के लिए भी एफआईआर वगैरह दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कोर्ट हर एक चीज को ध्यान से देखती है, उसके बाद ही अपना निर्णय देती है। अब आइए जानते हैं कि तलाक में महिलाओं के अधिकार क्या हैं। हिंदू दत्तक और अनुरक्षण अधिनियम के तहत 1856 की धारा 18 के अनुसार एक हिंदू पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है यदि वह क्रूरता चालबाजी का दोषी। अब आपको बता दें, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 क्या है। यह कानून तलाक के समय मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। इस अधिनियम के सेक्शन 3 में मेहर प्रदान किया गया है और मुस्लिम महिला के अन्य प्रॉपर्टीज को तलाक के समय दिया जाना है। यह मुस्लिम महिलाओं को कह सकते हैं कि एक तरह का सुविधा देता है। अब आइए जानते हैं कि भारत में धर्म के अनुसार तलाक की प्रक्रिया क्या है। विभिन्न धर्मों के लिए तलाक के कानून अलग अलग हैं। अब इसे जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें सिख, जैन, बुद्ध शामिल हैं। ईसाइयों के लिए तलाक अधिनियम 1869 और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है। वहीं मुस्लिमों के लिए तलाक की प्रक्रिया डिवोर्स ऑफ डिवीवर्स और द डिसॉल्विंग ऑफ मैरिज एक्ट 1939 और मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 द्वारा नियंत्रित है। साथ ही अब कड़ा 3 तलाक कानून भी पारित हो चुका है, तो यह भी लागू है। पारसियों के लिए क्या है, यह पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 इनके लिए लागू है। अन्य सभी धर्मों और समुदायों के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 का पालन किया जाता है। ऐसे मजबूत कानूनों की आवश्यकता थी जिसमें तलाक के समय महिलाओं के अधिकारों पर मुख्य ध्यान दिया गया हो। हाल के संशोधन में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। तलाक के मामले में महिला की पुरुष की आवासीय संपत्ति में 50% की हिस्सेदारी होगी। पत्नी को ऐसे मामलों में अपना हिस्सा लेने के लिए पहला कदम उठाना होगा। महिलाओं और बच्चों के पास पति की अन्य संपत्ति में अधिकार होंगे, यह अदालत द्वारा ही तय किया गया है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि संपत्ति शादी के पहले ली गई है या बाद में खरीदी गई है। भारत में तलाक दर्ज करने में कितना खर्च होता है, अब आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जगह के आधार पर 10,000 से 80,000 रुपये के बीच खर्च लगभग आती है। जहां आप रह रहे हैं और तलाक के लिए आप किस प्रकार के वकील को रख रहे हैं, यह भी मायने रखता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष को जानते हैं। यहाँ हम लोगों ने जाना तलाक के प्रकार क्या हैं, तलाक संबंधी विभिन्न धर्मों में अलग अलग अधिनियम जो हैं उन्हें भी हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि समाज में एक तरह से तलाक को कैसे लिया जाता है। तलाक अभी भी हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कोई भी रिश्ते को समाप्त नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर 2 लोगों की खुशी का कारण बनता है तलाक, तो जो रिश्ते में सही होता है वही करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उन्हें तलाक ले भी लेना चाहिए और दे भी देना चाहिए। उन्हें एक मौका हालांकि दिया जाना चाहिए कि वे, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए कि वे अपने प्यार को, अपने जो भी संसार है उसे समेट सके, फिर से एक नई जिंदगी को जी सकें। लेकिन अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है, खास करके हाल के जो भारतीय समाज हैं उनमें यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा व्याप्त होते जा रहा है कि रिलेशनशिप में डिप्रेशन ज़्यादा है और एक दूसरे को तलाक देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो साथियों, यह था हमारे आज का वीडियो जो कि तलाक क्या है इससे संबंधित था। अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो तो आप अपने परिवार को समेटने का ही प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कुमार संयम आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी आगे के जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।